साथियों, आपका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन गोल गुरु एकेडमी पर। हमारी जो कक्षाएं थी पहले विकास के संदर्भ को लेकर के चल रही थी, वो क्लास भी आज आपके बीच में एक और नई क्लास आ जाएगी विकास के बाद को लेकर के। और जो हमारी NEP 2020 है उसको हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये नया टॉपिक लगा है और इस टॉपिक से बहुत सारे नए क्वेश्चंस उठने की संभावना है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में कर रहे हैं, और सारे टॉपिक ही वैसे डिटेल में कर रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा हम अलग से करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे, मैंने क्या क्या कहा था कि हम अध्यायवार पढ़ेंगे। कितने अध्याय NEP 2020 में कितने भाग है? 5 भाग है। और उसमें पहला भाग है वो स्कूली शिक्षा के ढांचे को लेकर के है। और स्कूली शिक्षा के ढांचे में हमने जो पहला जो स्टेज देखा था वो कौन सा था? ECCE, जिसको हमने कहा था फाउंडेशनल स्टेज। कल हमने इस पर चर्चा की थी। आज हम ECCE क्या है, ECCE क्या है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आपको बहुत बार मैंने कहा कि आपको नाम याद रखना है। पूर्व बाल्यावस्था, देखभाल, व शिक्षा। और भारत में जो ECCE की शुरुआत है वो गुजरात के गिज्जू भाई बधेखा ने बाल मंदिर के नाम से विद्यालय की शुरुआत करके की थी। ये नोट रखना आप, गिज्जू भाई बधेखा, ये गुजरात के हैं। इन्होंने बहुत अधिक काम किया है बालकों को लेकर के, छोटे बालकों को लेकर के विद्यालय में की थी। ये एक छोटा सा नोट था। अब ECCE को लेकर के जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको लेकर के NEP 2020 में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, और NEP 2020 में क्या क्या इन चीज़ों को लेकर के लिखा गया है कि किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे ECCE को लेकर के। तो वो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखना और एक एक चीज को आप क्या करना, नोट डाउन करना। हमारी ये स्लाइड खुल चुकी है, और ये स्लाइड ये ECCE के मेन वेबसाइट से ली गई है और बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण स्लाइड है। अब आप देख रहे हैं कि कल हमने बालोद्यान की चर्चा की थी, तो कितना सुंदर दृश्य। वास्तव में ये दृश्य अपने आप में एक उत्प्रेरणा पैदा करता है कि मैं भी शिक्षक बनूंगा। देखो, 2 बालिकाएं सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से किसी फूल को निखार रही है, तो कितना सुंदर दृश्य अपने आप में बनता है। और भारत सरकार ने इन जो चित्रों को शामिल किया, इसका कारण है कि हमें जेंडर पूर्वाग्रह को बचना है, जेंडर पूर्वाग्रह से बचना है। हम क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं, इनसे बचना है। इसलिए ये फोटोग्राफ छापे जाते हैं बालिकाओं को लेकर के कि जेंडर संवेदनशील हम कैसे बने। तो देखना, बच्चों की समग्र विकास की नींव रखना, प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल शिक्षा सीखने की नींव। इस अवस्था को क्या कहा गया है? सीखने की नींव कहा गया है। क्योंकि मैंने कहा था कि बालक का शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक और लगभग ये है वो इस अवस्था में बहुत तेजी से होते हैं या त्वरित गति से होते हैं। तो बच्चों की समग्र विकास की नींव रखना किस अवस्था में होता है? 3 से 6 वर्ष की आयु में होता है, क्योंकि इस अवस्था में बालकों का 85% मानसिक विकास हो जाता है। तो ध्यान देना, बहुस्तरीय गतिविधि, सवाल जवाब आधारित शिक्षा के माध्यम से निम्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है NEP 2020 में ECCE को लेकर के, कि बालकों को क्या कराना है? बहुस्तरीय गतिविधि,
बहुस्तरीय यानी मल्टी लेवल का शिक्षण करवाना है, गतिविधियां करानी है, सवाल जवाब करने बालकों से, और शिक्षा के माध्यम से हम कौन कौन से क्षेत्रों में, निम्न क्षेत्र जो नीचे दिए गए हैं इन क्षेत्रों में उत्कृष्ट परिणाम हासिल करेंगे ताकि बालक का क्या हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट संभव हो पाए। तो पहला क्षेत्र कौन सा है, शारीरिक और भौतिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट हो सके, बालकों का संज्ञानात्मक या मानसिक विकास हो सके, बालकों का समाज संवेगात्मक और नैतिक विकास हो सके, बालकों का सांस्कृतिक व कलात्मक विकास हो सके, संचार के लिए प्रारंभिक भाषा का विकास हो सके, बालक अपनी भावनाएं या अपने विचार क्या रख सके, दूसरों के सामने रख सके, इसको बोल सकते हैं संप्रेषणात्मक विकास। क्या बोल सकते हैं, संप्रेषणात्मक विकास हो सके। इस क्षेत्र में हमें काम करना है, साक्षरता और संख्या ज्ञान कराया जा सके। अब ध्यान देना इसमें वेरी इंपॉर्टेंट रूप से वो है, नीचे लिख रखा है कि सामाजिक क्षमताओं, संवेदनशीलता, अच्छे व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता, व्यक्तिगत और सार्वजनिक व्यवस्था, टीम वर्क, सहयोग की भावना को विकसित करने का ध्यान रखा जाएगा। तो इस CCE में निम्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट परिणाम या निम्न क्षेत्रों में काम किया जाएगा। कौन कौन से क्षेत्र गए, फिजिकल एरियाज, कोग्निटिव एरियाज, इमोशनल एरियाज, कल्चर एरियाज, ये है कम्युनिकेशन एरियाज, और इस लिटरेसी और न्यूमरेसी पर काम किया जाएगा। उसके बाद में आपको ध्यान देना है कि सामाजिक क्षमताएं विकसित करना है, संवेदनशीलता विकसित करना है, अच्छा व्यवहार बालक बनाना है, शिष्टाचार वाला बालक बनाना है, नैतिकता, व्यक्तिगत और सार्वजनिक व्यवस्था, टीम वर्क में काम कैसे करे, और सहयोग की भावना या सहकारिता की भावना का विकास कैसे हो। इस तरीके से ये रखा है। अब जो ECCE के नेक्स्ट है वो ध्यान देना, प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल शिक्षा सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण कैसे करेंगे। देखना, ये किसी बाल वाटिका या बाल उद्यान का चित्र है, आंगनबाड़ी केंद्र का चित्र है, जिसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, खिलौनों के माध्यम से क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं। देखना, इसी चीज से आपकी पूर्ण ECCE को लेकर के सारा आपका क्या होगा, क्लियर, डाउट क्लियर होगा। बच्चे हैं जिसमें देखने छोटे बच्चे हैं, जो बच्चे क्या कर रहे हैं, किसी चित्रों के साथ में या किसी खिलौनों के साथ में खेल रहे हैं और दरी पट्टिका के माध्यम से ये बैठे हुए हैं। तो ये देखो किस तरीके से एक्टिव है बच्चे। तो इनमें कैसे सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करेंगे, क्योंकि भारत में ऐसी सुविधाएं थी नहीं, तो इसको चरणबद्ध तरीके से सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित जिलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। NEP 23 कहता है कि जो वंचित जिले हैं, जहां पर क्या है, अभी शिक्षा की पहुंच कम है, उन जिलों पर जिनमें न्यूट्रिशन की कमी है या आशंकित जिले हैं, उन पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ गुणवत्तापूर्ण ECCE तक सभी की पहुंच सुनिश्चित हो, इस पर ध्यान दिया जाएगा। निम्न विस्तृत संस्थानों के माध्यम से इसी को सुनिश्चित किया जाएगा। स्टैंड एलोन आंगनबाड़ी केंद्र, स्वतंत्र आंगनबाड़ी केंद्र विकसित किए जाएंगे। प्राथमिक विद्यालयों के साथ में आंगनबाड़ी केंद्र चलाए जाएंगे। प्री प्राइमरी जो 5 से 6 वर्ष की पूरी करेगी और प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित होंगे। स्टैंड एलोन प्री स्कूल यानी अलग से बाल स्कूल खोले जाएंगे। तो 4 चरणों में ये इसी के पाठ्यक्रम और शिक्षण में विशेष प्रशिक्षित कर्मचारियों और शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो एक ध्यान देना, एक तो डिप्लोमा होता है NTT के डिप्लोमो धारी, और एक ECCE का कोर्स होता है, 1 वर्ष का बालक का कोर्स होता है ECCE। ये डिप्लोमा है और ये भी डिप्लोमा, ये द्विवर्षीय है और ये क्या है, 1 वर्षीय। इन डिप्लोमाधारी शिक्षकों को क्या किया जाएगा, यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर व्यवस्थित किया जाएगा ताकि क्या हो सके, प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल शिक्षा की सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण हो सके, या प्रारंभिक बाल्यावस्था है वो अधिक सुदृढ़ हो सके। नेक्स्ट देखना, आंगनबाड़ी केंद्रों का सुदृढ़ीकरण कैसे हो और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे सुनिश्चित हो ECCE के तहत। अब देखना, ये कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है या कार्यकर्ता है जो बच्चों के साथ में गतिविधि बैठ करके गतिविधि कर रही है। ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट, जितना अधिक बच्चों के साथ में जुड़ाव करेंगे उतने ही बच्चे क्या करेंगे, हमसे जुड़ाव पैदा करेंगे और अपने विचार व्यक्त करेंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों को उच्चतर गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे, खेलने के उपकरण यानी बुनियादी ढांचा, जहां पर क्या हो,
यहाँ जहाँ पर एक ऐसा कमरा उपलब्ध हो जिसमें बच्चे क्या हो, अपने आप अट्रैक्टिव हो, एक ऐसा बुनियादी ढांचा हम प्रदान करेंगे आंगनबाड़ी केंद्रों को, खेलने के उपकरण और पूर्ण रूप से प्रशिक्षित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती होगी और शिक्षकों के साथ मजबूत किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों से प्राथमिक विद्यालयों में सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को स्थानीय प्राथमिक विद्यालय के दौरे पर ले जाया जाएगा। अब बच्चे क्या है, आंगनबाड़ी केंद्रों के बाद में कहाँ जाने, प्राइमरी स्कूल में जाने, तो प्राथमिक विद्यालयों में सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को स्थानीय प्राथमिक विद्यालय का दौरा भी करवाया जाएगा, ताकि बच्चे क्या हो, आगे की शिक्षा के लिए तैयार हो सके। आंगनबाड़ी को स्कूलों परिसरों में पूरी तरीके से एकीकृत किया जाएगा और आंगनबाड़ी बच्चे, माता पिता, शिक्षकों को स्कूल के कार्यक्रमों में परस्पर भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो आंगनबाड़ी के बच्चों को, माता पिता और शिक्षकों को क्या किया जाएगा, स्कूल के प्रत्येक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए क्या किया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा, ताकि आगे की शिक्षा के लिए क्या हो सके, वो तैयार हो सके। एक एक चीज पर ध्यान देना, ये पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। अब देखना, प्रिपरेटरी कक्षा के लिए मजबूत नींव की स्थापना कैसे हो। अब ध्यान देना, प्रिपरेटरी स्टेज कौन सी थी, 3 से 5 कक्षा की मजबूत नींव की स्थापना के लिए हम क्या क्या काम करेंगे। 5 वर्ष की कम आयु वाला प्रत्येक बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में भाग लेगा। जो 1 से पहले हो उसे इसी योग्य शिक्षक तैनात किए जाएंगे, यानी एनटीटी वाले कोर्स वाले। मिड डे मील कार्यक्रम का लाभ अब प्राथमिक कक्षाओं के साथ साथ में प्रिपरेटरी कक्षाओं तक भी विकसित होगा। अब ध्यान देना, स्वास्थ्य की निगरानी और जांच आंगनबाड़ी के प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। स्वास्थ्य की निगरानी और जांच आंगनबाड़ी के प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को भी क्या कराई जाएगी, उपलब्ध कराई जाएगी। पहले स्कूलों से शुरू होती थी ये जांच। एनसीईआरटी संज्ञानात्मक और साइकोमोटर क्षमताओं और प्रारंभिक साक्षरता तथा संख्या ज्ञान के विकास हेतु ध्यान में रख करके एक खेल आधारित शिक्षण पैकेज विकसित करेगा। ध्यान देना भाई बहन, ईसीसीई का पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या जो संस्था तैयार करती है वो है एनसीईआरटी। इस चीज को ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आएगा। ये संज्ञानात्मक और साइकोमोटर, अब ध्यान देना, साइकोमोटर यानी मानसिक संक्रियाएं कैसे चले बालकों में, और प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान, प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान जिसको हम बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान कह सकते हैं, एफएलएन, कोग्निशन, और किसको ध्यान में रखेंगे, साइकोमोटर। 3 क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए एक क्या करेगी, ईसीसीई का पाठ्यचर्या पैकेज तैयार करेगी, पैकेज तैयार करेगी। तो ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि ईसीसी का पाठ्यक्रम किसके द्वारा तैयार किया जाता है, एनसीईआरटी के द्वारा। और कौन कौन से क्षेत्रों को ध्यान में रख करके, बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान अलग से टॉपिक है आपके, संज्ञानात्मक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, और साइकोमोटर मानसिक संक्रियाओं के चलन को लेकर के एक तैयार किया जाएगा पैकेज। और उस पैकेज के अनुसार शिक्षक क्या करेंगे, बालकों को अध्ययन अध्यापन की गतिविधियां कराएंगे। नेक्स्ट देखना, उच्चतर गुणवत्ता वाले शिक्षकों का व्यावसायिक विकास कैसे हो, इसके लिए 12वीं और उससे अधिक की योग्यता वाले आंगनबाड़ी शिक्षकों को 6 महीने का प्रमाण पत्र और ईसीसी में कम शैक्षिक योग्यता वाले शिक्षकों को 1 वर्ष का डिप्लोमा प्रदान करेगी। अब जो पहले से जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तिकाएं जो कार्यरत है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगी हुई है, उनको 12वीं और इससे अधिक योग्यता वाली यदि कोई आंगनबाड़ी शिक्षक है तो उनको 6 माह का क्या देगी, प्रमाण पत्र देगी सरकार। और इसको क्या किया जा सकता है, ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। और ईसीसी से कम शैक्षिक योग्यता वाले बाल शिक्षकों को कितने वर्ष का डिप्लोमा करेगी, जैसे कोई 10वीं पास ही कोई लग गई है तो उसको कितने वर्ष का डिप्लोमा दिया जाएगा,
1 वर्ष का डिप्लोमा सरकार के द्वारा प्रदान कराया जाएगा। डिजिटल डिस्टेंस मोड के माध्यम से डीटीएच चैनल स्मार्टफोन का उपयोग करके प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो ध्यान देना, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं या जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तिकाएं हैं, जो आंगनबाड़ी वर्कर है, जिसको हम सामान्य भाषा में कहें तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कह सकते हैं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनको डिजिटल मोड में सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। जिस तरीके से सेवा में लगने के बाद में शिक्षकों में प्रशिक्षण होते हैं ना, ताकि वो नई ज्ञान से क्या होते रहे, परिचित होते रहे, उसी तरीके से डीटीएच चैनल डायरेक्ट टू होम, ये दूरदर्शन की एक बहुत महत्वपूर्ण डायरेक्ट टू होम, डिजिटल और डिस्टेंस मोड में दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत मोबाइल के माध्यम से, ऐप के माध्यम से या स्मार्टफोन के माध्यम से क्या दिए जाएंगे, प्रशिक्षण दिए जाएंगे। एक एक चीज को ध्यान रखना, क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। शिक्षा विभाग के क्लस्टर रिसोर्स सेंटर द्वारा प्रशिक्षण के मूल्यांकन के लिए कम से कम एक मासिक कक्षा भी चलाएगा। सीआरसी क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। अब ध्यान देना, रिसोर्स होता है संसाधन सेंटर, संसाधन विकसित करने के लिए सीआरसी निर्धारित होते हैं, बीआरसी, सीआरसी, डीआरसी। तो ध्यान देना, सीआरसी, बीआरसी और ये डीआरसी क्या होते हैं, जो ब्लॉक लेवल पर होता है वो होता है बीआरसी, जैसे डीडवाना, लाड़नू, कुचामन और मकराना कह सकते हैं, मोलासर कह सकते हैं। ध्यान देना, जो सीआरसी है क्लस्टर लेवल, यानी 2 या 3 पंचायतें या किसी एक बड़ी पंचायत को लेकर के एक क्षेत्र बनाया जाएगा, उस क्षेत्र को क्या कहेंगे, सीआरसी क्लस्टर कहेंगे। और डीआरसी यानी डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर, जिला स्तर का होगा। तो ध्यान देना, ये सीआरसी क्या है, सीआरसी सेंटर बनाए जाएंगे और प्रशिक्षण के मूल्यांकन के लिए कम से कम एक मासिक कक्षा भी चलाएगा, यानी 5 या 6-7 दिन की कक्षा होगी और एक बार मंथ में ये कक्षा आयोजित करेगा, जिसके अंदर जितने भी उस सीआरसी में आंगनबाड़ी केंद्र आते हैं या जो जितनी भी बाल वाटिका के स्कूल आते हैं, उन सभी शिक्षकों के लिए 1 माह में क्या होगी, एक कक्षा चलेगी और उसका आंकलन करके, उसका मूल्यांकन करके निरंतर रूप से उन आंगनबाड़ी कार्यकर्तिकाओं या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं या जो नर्सरी टीचर है उनको क्या किया जाएगा, सुदृढ़ किया जाएगा, ताकि वो क्या दे सके, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सके। अब ध्यान देना, उच्चतर गुणवत्ता वाले शिक्षकों का व्यवसायिक शिक्षण कैसे किया जाए। राज्य सरकार के द्वारा ईसीसी के लिए योग्य शिक्षकों के कैडरों को विकसित किया जाएगा। इसके लिए सरकार उन्हें चरणबद्ध तरीके से व्यवसायिक प्रशिक्षण, मार्गदर्शन की व्यवस्था और कैरियर मैपिंग के जरिए प्रशिक्षण दिए जाएंगे। शिक्षकों को प्रारंभिक व्यवसायिक तैयारी और उसके सतत विकास के लिए उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। ईसीसी आदिवासी बहुल क्षेत्रों की आश्रमशालाओं और चरणबद्ध तरीके से वैकल्पिक स्कूली शिक्षा के सभी स्वरूपों में भी शुरू किया जाएगा। अब ध्यान देना, ईसीसी आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आश्रमशालाएं विकसित करेगी, जिसमें बच्चे पूर्ण रूप से रह करके क्या करेंगे, अपनी ये ईसीसी को या प्रारंभिक पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अब ध्यान देना, शिक्षकों के लिए जो शिक्षक लगे हैं इसमें, इनके लिए क्या किया जाएगा, व्यवसायिक प्रशिक्षण तैयार किया जाएगा। इनके मार्गदर्शन के लिए नियमित रूप से क्या होगी, व्यवस्थाएं होगी। तो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है कि उच्चतर गुणवत्ता वाले शिक्षकों का व्यवसायिक विकास कैसे किया जा सकता है, इसको लेकर के बहुत सारे हैं। अब ध्यान देना, ईसीसी की योजना और कार्यान्वयन, ईसीसी की योजना क्या है और इसको क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा। ईसीसी पाठ्यक्रम शिक्षण विधि की निरंतरता की जिम्मेदारी पूर्व प्राथमिक विद्यालयों से प्राथमिक विद्यालयों तक शिक्षा मंत्रालय की रहेगी। अब ध्यान देना, पहले आता था जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, अब ध्यान देना वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो पहले किसके अंडर में आते थे, महिला व बाल विकास मंत्रालय के अंडर में आते थे। अब इनके पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि की निरंतरता की जिम्मेदारी किसकी रहेगी, शिक्षा मंत्रालय के अधीन आ गए हैं। एनईपी 2020 के साथ ही किसके साथ पास में आ गए हैं, शिक्षा मंत्रालय। और शिक्षा मंत्रालय में पाठ्यक्रम का निर्माण कौन करती है, एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल फॉर
रिसर्च एंड टर्निंग के लिए जो काम करती है संस्था एनसीईआरटी नई दिल्ली के, वो काम करेगी। इस इसी पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन शिक्षा मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। ध्यान देना, निरंतरता की जिम्मेदारी तो किस मंत्रालय की रहेगी? यहां से क्वेश्चन पक्का उठेगा, 100% उठेगा। मेरा मान लो कि इसी का पाठ्यक्रम बनाना और विधि उनको क्या करना, निरंतर लागू बनाए रखना, क्या होगा, किसका काम होगा? शिक्षा मंत्रालय का होगा। लेकिन इसी के पाठ्यक्रम का कार्यान्वयन करना, यानी उसको धरातल पर उतारने का काम किसका रहेगा? महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और जनजाति कार्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। स्कूली शिक्षा में ईसीसी के सुचारू एकीकरण के सतत मार्गदर्शन के लिए एक विशेष संयुक्त टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। अब ध्यान देना, कुछ आंगनबाड़ी केंद्र है वो अभी भी विद्यालय से पृथक चल रहे हैं, तो उनको किस तरीके से स्कूलों के अंदर स्थापित किया जाए, इसके लिए क्या बनाई जाएगी? संयुक्त टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जो इसको लेकर के इस पर काम करेगी कि किस तरीके से विद्यालयों के साथ में एकीकरण किया जा सके। नेक्स्ट देखना, पाठ्यक्रम की ढांचा में ये दूसरा स्लाइड है, इसको किस तरीके से कार्यान्वयन योजना और पाठ्यक्रम शैक्षिक ढांचा किस तरीके से आगे बढ़ेगा। एनसीईआरटी द्वारा पाठ्यक्रम और शैक्षिक ढांचा विकसित किया जाएगा। अब ध्यान देना, काम कौन किसके अंडर में आएगा बनाना? शिक्षा मंत्रालय के अंडर में। और शिक्षा मंत्रालय किसके माध्यम से बनाएगा? मैं पहले भी कर रहा था, किसके माध्यम से बनाएगा? एनसीईआरटी के माध्यम से पाठ्यक्रम और शैक्षिक ढांचा विकसित किया जाएगा। लेकिन कार्यान्वयन की जिम्मेदारी किन की होगी? शिक्षा मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, जनजाति कल्याण मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय, चारों की संयुक्त जिम्मेदारी होगी। तो एनसीईआरटी क्या बनाएगी? पाठ्यक्रम और शैक्षिक ढांचा विकसित करेगी। किसका? ईसीसी का। 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए पाठ्यक्रम और शैक्षिक ढांचा कौन सी संस्था तैयार करेगी? एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड टर्निंग। प्री स्कूल के 3 वर्षों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम पहले से ही एनसीईआरटी द्वारा विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य बच्चों का समग्र विकास है। ध्यान देना, समग्र विकास यानी विकास के सभी पक्षों का क्या होना? साथ साथ विकास होना। राज्यों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों को पाठ्यक्रम में उन्मुख किया जाएगा, यानी प्रत्येक की राय लेकर के, अभिभावकों की, राज्यों की, शिक्षकों की राय लेकर के क्या किया जाएगा? पाठ्यक्रम में क्या किया जाएगा? सुधार किया जाएगा। कक्षा 1 व 2 पाठ्यक्रम को आने वाले समय में अपवर्ड लिंक प्रदान किया जाएगा। अपवर्ड लिंक का मतलब क्या है? कि वो ऐसा पाठ्यक्रम हो जो आगे की कक्षाओं के लिए क्या हो सके? महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। कार्यान्वयन योजना और पाठ्यक्रम की जो अगली स्लाइड है उसमें लिख रखा है एनसीईआरटी ने जो एनईपी में कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षिक ढांचा एनसीईआरटी विकसित करेगा और 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए ईसीसी को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। ध्यान देना, इस पाठ्यक्रम के 2 भाग होंगे, एक तो 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए होगी और एक 3 से 8 साल के बच्चों के लिए एक सब फ्रेम होगा पाठ्यक्रम में। तो पाठ्यक्रम को कितने भागों में बांटा गया है? 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए और 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए। बच्चों की प्रगति और कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन पर नजर रखने के लिए निगरानी तंत्र की व्यवस्था विकसित की जाएगी। तो बच्चों की प्रगति और कार्यक्रम, ईसीसी कार्यक्रम है वो सफल तरीके से धरातल पर पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, इसकी निगरानी के लिए एक क्या बनाया जाएगा? तंत्र विकसित किया जाएगा जो सदैव इसका फीडबैक लेकर के सरकार तक पहुंचाएगा। प्री स्कूल शिक्षा कार्यक्रम पर दिशा निर्देश पर एनसीईआरटी दस्तावेज को आंगनबाड़ी केंद्रों और प्री स्कूलों द्वारा उपयोग किया जाएगा। जो सारे के सारे प्री स्कूल्स और आंगनबाड़ी केंद्र है वो किसके अनुसार चलेंगे? एनसीईआरटी के द्वारा तैयार दस्तावेज की गाइडलाइन के अनुसार चलेंगे। अब समता निर्माण और शिक्षकों का सशक्तिकरण कैसे हो?
प्री स्कूली शिक्षा के लिए शिक्षक प्रशिक्षण पैकेज एनसीईआरटी द्वारा विकसित किया जाएगा। ध्यान देना, जो ईसीसी एनटीटी के टीचर है उनके लिए जो शिक्षक प्रशिक्षण पैकेज है वो किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? एनसीईआरटी के द्वारा विकसित किया जाएगा। प्रशिक्षण पैकेज में मानकीकृत मॉड्यूल, पावर पॉइंट प्रस्तुतियां और लघु फिल्म्स होगी। जो भी प्रेजेंटेशन बनाया जाएगा एनसीईआरटी के द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण के लिए, उसमें क्या होंगे? मानकीकृत मॉड्यूल होंगे। ऐसा नहीं है कि उलुल जुलुल की बातें डाल दी है। पावर पॉइंट प्रस्तुतियां जिसको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से क्या किया जा सके? प्रस्तुतिकरण किया जा सके। और लघु फिल्म्स होंगे जो बालकों के जीवन से जुड़ी होगी। जैसे एक बंदर और ऊंट की कहानी बहुत बार हमें पावर प्रेजेंटेशन से दिखाया जाता है शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल में। यह पैकेज प्री स्कूल शिक्षकों के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण के लिए भी होगा, यानी अल्पकालिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा शिक्षकों को। इस सामग्री को आवश्यकता के अनुसार संदर्भित किया जा सकता है और राज्य अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव कर सकते हैं। अब ध्यान देना, संदर्भ क्या होता है? जैसी परिस्थिति उसके अनुसार उसको क्या किया जा सकता है? ढाला जा सकता है। जैसे मान लिया जाए कोई सामग्री अंग्रेजी में लिखी गई है तो उसको उस क्षेत्र के अनुसार रूपांतरित करके क्या किया जा सकता है? प्रेजेंटेशन किया जा सकता है। संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ कैसे किया जाएगा? अब मान लिया जाए संस्थागत क्षमता है जो स्कूल आंगनबाड़ी के केंद्र है, उसके लिए किस तरीके से हम काम करेंगे? श्रम शक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए एससीईआरटी, डीआईईटी, डाइट और एमएलटीटीसी की मौजूदा क्षमताओं को विकसित किया जाएगा। अब जो भी शिक्षक लगे हुए हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए एससीईआरटी, स्टेट की जो काउंसिल है, वो डाइट और एमएलटीटीसी यानी जो जनजातीय क्षेत्रों में बनाई गई संस्थाएं, वो क्या करेगी? इस पर काम करेगी। अब ध्यान देना, अगली चीज को वेरी इंपॉर्टेंट, राज्य अपनी ईसीसी सेल या राज्य विशिष्ट अनुसंधान केंद्र हेतु संस्थान केंद्र विकसित करेगा जो स्थानीय विशिष्ट शिक्षण सामग्री विकसित करेगा और प्रशिक्षण में मदद करेगा। अब ध्यान देना, राज्य है वो एनसीईआरटी के दिशा निर्देशों के अनुसार अपनी क्या बनाएगा? ईसीसी सेल बनाएगा, अर्ली चाइल्डहुड और केयर एजुकेशन सेल बनाएगा और वहां अपने उसके विशिष्ट अनुसंधान के लिए मतलब अपनी चीजें जोड़ने के लिए क्या बनाएगा? एक केंद्र विकसित करेगा, संसाधन केंद्र विकसित करेगा जो स्थानीय और विशिष्ट शिक्षण सामग्री विकसित करेगा। जैसे मान लीजिए राजस्थान में एससीईआरटी वो कठपुतली को शामिल कर सकती है, बहुत सारे लोग तो रहते हैं उनको वहां पर शामिल कर सकती है। तो एससीईआरटी के सहयोग से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को प्रासंगिक बनाया जाएगा। प्रासंगिक का मतलब है कि क्षेत्र की आवश्यकताओं और बच्चों की नीड्स के अनुसार, क्षेत्र की विविधता के अनुसार सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए उसको क्या किया जाएगा? बदलाव किया जाएगा। शिक्षक प्रशिक्षण सामुदायिक गतिविधियां इसी कार्यक्रमों के प्रति जागरूक करेगा। शिक्षक प्रशिक्षण सामुदायिक गतिविधियों इसी कार्यक्रमों के प्रति जागरूक करेगा। जो शिक्षकों को जो प्रशिक्षण दिए जाएंगे वो किसके माध्यम से दिए जाएंगे? सामुदायिक गतिविधियों और इसी कार्यक्रमों के प्रति जागरूक बनाने को लेकर के दिए जाएंगे। हितधारकों की भूमिका। अब हितधारक कौन कौन से हो गए? हितधारक मतलब जो शिक्षक है वो वहां पढ़ा रहा है वो भी हितधारक है, जो बच्चा वहां पर पढ़ रहा है वो भी हितधारक है, और जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी क्या है? स्टॉक होल्डर है। स्टॉक होल्डर का मतलब है जो लाभ उठा रहे हैं। तो अभिभावक, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं तो अभिभावकों की भूमिका क्या होगी? बच्चों की देखभाल और पौष्टिक आहार, प्रारंभिक शिक्षा की आवश्यकता पर अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। हितधारकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बच्चों की देखभाल, पौष्टिक आहार, प्रारंभिक शिक्षा की आवश्यकता आदि पर अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अभिभावकों को इसके बारे में जागरूक किया जाएगा। स्वास्थ्य, प्रारंभिक शिक्षा आदि के विभिन्न विषयों पर मंत्रालयों विभागों के बीच समन्वय और अभिसरण होगा। स्वास्थ्य, प्रारंभिक शिक्षा में क्या करेंगे? दोनों मंत्रालय है वो साथ साथ मिलकर के काम करेंगे। बुनियादी स्तर पर शिक्षा की शुरुआत और पेश करने के लिए नियामक ढांचा विकसित किया जाएगा। एक निश्चित तंत्र विकसित किया जाएगा जिससे सभी अभिभावकों के बच्चे हैं उनकी पहुंच क्या हो सके? इसी तक हो सके।
सफल पहलुओं से सीखने और अनुभव साझा करने के लिए सम्मेलनों और कार्यशालाओं का आयोजन होगा। शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास मंत्रालय, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है या जनजाति मंत्रालय है, वो निरंतर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करेगा या ऐसे सम्मेलन आयोजित करेगा जिनसे अभिभावकों की क्या हो सके, साझेदारी या हिस्सेदारी बढ़ सके, जिससे क्या हो, बच्चों के समग्र विकास के लिए अधिक अपेक्षित परिणाम प्राप्त किए जा सकें। राज्य सरकार की ऐसी आशा है। तो आपको मेरी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर इंदराज करना कमेंट। और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि विकास का जो टॉपिक चल रहे हैं उसके क्वेश्चन आपके बीच में जल्द ही प्रस्तुत किए जाएंगे। संडे तक हम क्वेश्चन लेकर के आने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन इतना मानकीकृत होगा कि वो क्वेश्चन आपको कहने की जरूरत नहीं कि वो क्वेश्चन पेपर में आपको हुबहू मिल जाए, वो भी कोई बड़ी बात नहीं। हम पहले तो नहीं कह सकते क्योंकि भविष्य की गर्भ में क्या छिपा है वो हम पहले कोई अनुमान नहीं लगा सकते। धन्यवाद, सुप्रभात।